केंद्र सरकार ने जारी किया सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन पर ब्याज में 2% की मिलेगी छूट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर गांधी परिवार पर निशाना साधा, कहा एक खारिज और बेदखल राजवंश के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते। लेह दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ नरवणे ने गलवान घाटी में चीनी फौज को कड़ी टक्कर देने वाले जवानों को किया सम्मानित। अफसरों के साथ बैठक में एलएसी के ताजा हालात पर भी चर्चा। भारतीय सेना ने तेज की तैयारी, लद्दाख में एलएसी पर दुनिया का सबसे घातक T-90 भीष्म टैंक तैनात, रात में भी अचूक हमला करने में सक्षम। देश में कोरोना के कुल मामले 4.5 लाख के पार, पिछले 24 घंटों में करीब 16,000 नए मरीज मिले। एक दिन में 465 लोगों की हुई कोरोना से मौत। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद शहर को किया सैनिटाइज। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद खुद मंत्री उतरे सड़कों पर। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सरकार का कोविड रिस्पांस प्लान, घर घर जाकर किया जा रहा है सर्वे। देश भर में कोरोना के मरीजों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर। कोरोना मरीजों पर दिल्ली सरकार की एलजी से तकरार। दिल्ली सरकार ने की एलजी से फैसला वापस लेने की मांग, कहा नए नियम से बढ़ेगी अफरा तफरी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना। कोरोना मामलों में तेजी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से हुआ महंगा। लगातार रेट बढ़ने से डीजल 18 दिन में करीब 11 रुपए हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर राहुल का तंज, कहा सरकार ने कोरोना के साथ तेल की कीमतों को भी अनलॉक किया। शेयर बाजार में 4 दिनों की थमी तेजी, 561 अंक लुढ़का सेंसेक्स, 10,305 पर बंद हुआ निफ्टी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 93,59,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,79,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है संक्रमण से मौत। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में रूस ने दिखाया दम। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाई। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के 75 जवानों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने विशेष मेहमान। नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ उठी आवाज। भारत से साजिश के तहत रिश्ते खराब करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया प्रदर्शन। गुजरात के सानंद में सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कंपनी पूरी तरह जलकर खाक, धुएं से काला हुआ आसमान। कोरोना की दवा पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद पतंजलि ने दवा की रिसर्च के बारे में दी जानकारी। केंद्र सरकार के मुताबिक जांच के बाद ही दवा को मिलेगी हरी झंडी। गुजरात के सूरत में बैंक की कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दखल के बाद सिपाही को किया गया निलंबित। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में मानसून की आहट। कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश। नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं सर्वश्रेष्ठ डिबेट शो टक्कर। चीन के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार मोदी सरकार को घेर रही थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने गांधी परिवार के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया। पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एक राजवंश के कारण भारत ने अपनी हजारों किलोमीटर जमीन गंवा दी और साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने यह भी आरोप लगा दिया कि कांग्रेस की सरकार के दौर में सियाचिन को पाकिस्तान के हवाले करने की पूरी तैयारी की गई थी, हो गई थी। लेकिन तत्कालीन एनएसए के विरोध के बाद और आर्मी चीफ के विरोध के बाद ऐसा नहीं हो पाया। आखिर इस बड़े आरोप की सच्चाई क्या है? आज इसी पर होगी जोरदार टक्कर। वाकई क्या उस दौर में सियाचिन को पाकिस्तान को देने का मूड बना लिया था सरकार ने? यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का आरोप नहीं है। इस एक किताब है श्याम सरन साहब की, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी। उस किताब में भी इसका जिक्र है। तो आज सीएनबीसी आवाज पर इस पर भी हम बातचीत करेंगे। पहले रिपोर्ट और फिर सीएनबीसी आवाज पे टक्कर। उनके लिए उनका परिवार ही देश है।
मेरे लिए मेरा देश ही मेरा परिवार है। आपको इसमें राजनीति दिखाई पड़ती है, हमको इसमें देशभक्ति दिखाई पड़ती है। एक राजवंश और उसके वफादार एक ही परिवार को विपक्ष की तरह मान रहे हैं। एक राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार उसे फैलाने में जुट जाते हैं। एक नकारा जा चुका परिवार पूरा विपक्ष नहीं हो सकता है। एक परिवार के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते हैं। एक राजवंश की गलतियों की वजह से जम्मू कश्मीर में हजारों किलोमीटर जमीन गंवानी पड़ी। बीजेपी अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा का ये गांधी परिवार पर खुला प्रहार है। बड़ी बात यह है कि ये निशाना पूरे कांग्रेस पर नहीं, बल्कि सिर्फ गांधी परिवार पर है। चीन के मुद्दे पर राहुल गांधी और सोनिया गांधी खुलकर मोदी सरकार पर वार कर रहे हैं। राहुल गांधी ने सिलसिलेवार हमला करते हुए मोदी सरकार को चीन के मुद्दे पर फेल साबित करने की कोशिश की। चीन ने बहुत ही संयोजित तरीके से भारत की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि इस घुसपैठ को लेकर पाक साफ होने की जगह सरकार ने उस चीज को छुपाने की कोशिश की। देखिए, हिंदुस्तान आज एक लोकतंत्र है, परिवारशाही नहीं है। इस परिवार और इस परिवार के राज को, इस डायनेस्टिक रूल को कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। एंड दे हैव बीन इजेक्टेड। एक तरह से राजनीतिक पटल से इनको इजेक्ट कर दिया गया है, बाहर इनको फेंक दिया गया है। वैसे ये पहली बार नहीं है जब जेपी नड्डा ने राहुल गांधी और गांधी परिवार पर वार किया। अमीश देवगन को दिए एक्सक्लूसिव साक्षात्कार में भी जेपी नड्डा सियासी हमला कर चुके हैं। राहुल जी की राजनीति के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्या है ये आप जानते हैं जी। उनके बयानों को कितना आप समझ सकते हैं, उसकी गहराई में जाने का। क्या आपको लगता है कांग्रेस पार्टी ऑल आउट अटैक कर रही है आप पर? यानी गांधी फैमिली, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी। नहीं, वो विपक्ष में है, विपक्ष में रहकर जो भी करना चाहते हो। बड़ा सवाल यह है कि क्या वाकई चीन के मुद्दे पर सिर्फ गांधी परिवार ही मोदी सरकार के खिलाफ है? इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। और अब वक्त है विश्लेषण का। मोदी सरकार बनाम गांधी परिवार का विश्लेषण सुनिए। चीन के मुद्दे पर गांधी परिवार के सुर बाकी विपक्ष से अलग हैं। पॉइंट नंबर 2, सरकार और सेना ने आश्वासन दिया, गांधी परिवार नहीं माना। सरकार ने आश्वासन दिया, ऑल पार्टी मीटिंग भी बुलाई, लेकिन गांधी परिवार नहीं माना। देश का आंतरिक मुद्दा राहुल लगातार ट्विटर पे उठा रहे हैं, बार बार कह रहे हैं हमारी जमीन छीन ली है चाइना ने। सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस के अलावा ज्यादातर दल सरकार के साथ थे। कांग्रेस के गठबंधन वाले दल एनसीपी और शिवसेना ने भी सरकार का मुखर समर्थन किया। मायावती ट्विटर पर खुलकर लिख चुकी हैं, ये सब फैक्ट सामने हैं, पटल पर हैं। शी जिनपिंग की पार्टी और कांग्रेस में एमओयू की मंशा पर बीजेपी सवाल उठा रही है। उसके अलावा सियाचिन के मुद्दे पर कौन सच्चा है और कौन झूठा है, यह एक बड़ा डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि मेरे पास एक किताब की कॉपी भी है जो कि श्याम शरण साहब ने लिखी है, जो फॉर्मर फॉरेन सेक्रेटरी रहे, हाउ इंडिया सीज द वर्ल्ड। यह किताब है श्याम शरण की, कौटिल्य टू द 21st सेंचुरी। इस किताब के कई पृष्ठों पर लिखा है कि 2006 में एनएसए, एमके नारायणन और शाम और साथ ही साथ जे सिंह जब एक तरफ खड़े हो गए, तब सियाचिन को लेकर जो मौजूदा सरकार थी उसने अपनी चुप्पी को तोड़ा और कहीं ना कहीं सियाचिन पर जो उन्होंने मूड बनाया था वो नहीं हुआ। ये इस किताब में कोट है। मेरे साथ बात करने के लिए कई मेहमान हैं। मेरे साथ आज की इस चर्चा में डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी है, बीजेपी के कद्दावर प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। मेरे साथ रोहन गुप्ता इस चर्चा में जुड़ रहे हैं, जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और उसके साथ साथ आईटी सेल के अध्यक्ष भी हैं।
मेरे साथ अनुराग भदौरिया हैं जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, प्रवक्ता हैं। मेरे साथ इस चर्चा में अवनीजेश अवस्थी हैं, संघ के जाने माने विचारक हैं, उनका अभिनंदन है प्रोफेसर अवस्थी का। मेरे साथ आचार्य प्रमोद कृष्ण है, कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे और राजनीतिक मामलों पर अपनी राय रखते हैं। आप तमाम लोगों का बहुत अभिनंदन है। लेकिन आज सियाचिन पर सबसे बड़ी गवाही आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल जे सिंह हमारे साथ होंगे, उनको मैं आपके समक्ष पेश करूंगा। सियाचिन पर सबसे बड़ी गवाही आज लाइव होगी। दूध का दूध, जैसा मैंने बोला, पानी का पानी होगा। लेकिन मैं शुरुआत करता हूं आपसे डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। सवाल बड़ा है क्योंकि चीन का मुद्दा चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने सियाचिन की बात करी, जगत प्रकाश नड्डा ने बोला कि यह परिवार तंत्र है, हम देश तंत्र की बात करते हैं। क्यों? देखिए, उसका कारण है कि अगर आप भारत के पूरे, ये राजवंश है, देखिए उसका एक कारण है, भारत के आप पूरे डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक यानी कूटनीतिक और रणनीतिक, सामरिक और कूटनीतिक विषय को आप देखेंगे तो जहां पे बड़ी बड़ी चूक हुई वो गांधी परिवार के समय में हुई, और जब गैर गांधी परिवार का बहुत थोड़ा सा समय रहा उसमें बड़े चेंज, जैसे 62 तक भारतीय सेना की क्या स्थिति थी। जब भारत आजाद हुआ सन 45 में 25 लाख भारतीय फौज थी, वो 4 लाख हो गई 47 में आते 21 लाख को घर बैठा दिया गया। खैर 62 में जो हुआ, शास्त्री जी के जमाने में भारत ने अपनी सेना को मजबूत करना शुरू किया। हरित क्रांति शास्त्री जी के समय में आई। भारत का एटॉमिक प्रोग्राम, ड्वाइट आइजनहावर यूएस प्रेसिडेंट की आर्काइव्स में लिखा है कि नेहरू जी से उनकी बात 59 में हुई। नेहरू जी ने बताया 1 साल में भारत परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में था 1960 में, मगर नेहरू जी ने रोके रखा। आखिर में शुरू हुआ शास्त्री जी के जमाने में और वो जाके आगे मुकाम तक पहुंचा। इंदिरा जी ने निश्चित रूप से बांग्लादेश तोड़ा, मगर 93,000 फौजियों के बाद हम पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के ऊपर कोई चीज समझौता नहीं कर पाए। अब अगर उसके बाद क्या मैं ये सवाल पूछ रहा हूं, आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष को जेपी नड्डा को सुबह सुबह राजतंत्र की बात क्यों करनी पड़ी? राजवंश झूठ बोलता है, उसके वफादार उस झूठ को फैलाने में जुट जाते हैं। इसी बिंदु पे आ रहा हूं। उसके बाद जो भारत का एक बड़ा आर्थिक परिदृश्य में उभार शुरू हुआ, वो नरसिम्हा राव के समय में शुरू हुआ, जो गांधी परिवार के प्रभाव से दूर थे। संयोग की बात क्या है कि हमारे जितने गलत निर्णय हुए, वो पीओके से लेके अक्साई चीन से लेके तिब्बत पे चीन को मान्यता देने से लेके, और जो हमारी आर्थिक नीतियां हो या फिर हमने सोशलिस्ट नीतियां अडॉप्ट कर ली, सेकुलर शब्द जोड़ लिया, ये जितनी भी हमारी समस्याएं थी, और अगर 1991 में सोना गिरवी रखने की नौबत आ गई थी तो महीने के वीपी सिंह और चंद्रशेखर के शासनकाल में नहीं आई थी, राजीव गांधी जी के समय से उसकी पूरी व्यवस्था चल रही थी। यही समस्या है कि परिवार गलतियों में गलतियां करता है, परंतु यदि आप पत्र पत्रिकाओं से लेकर पुस्तकों तक देखें तो ऐसा प्रचंड महिमा मंडन परिवार का होगा कि आप चौंधिया जाएंगे। अगर आप दूसरा पक्ष न पढ़े तो ऐसा लगेगा जैसे स्तुतिगान हो रहा है, और फैक्ट अगर आप चेक करने की कोशिश करेंगे तो, और वही आज बताइए विपक्ष के तमाम बड़े बड़े नेता, क्या बताइए, राहुल गांधी जी की समझ ज्यादा, शरद पवार जी की समझ ज्यादा, मायावती जी की समझ कम है क्या राहुल गांधी से? ये बताइए, उद्धव ठाकरे जी, तमाम लोग, आपके तेलंगाना के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, किस मामले में राहुल गांधी जी इसके प्रसंग? सुधांशु जी, अब आपने अपने ओपनिंग रिमार्क्स को दिया और बिना इंटरप्ट के आपने दिया। मुझे उम्मीद है कि आप फेलो पैनलिस्ट के साथ भी यही सलूक करेंगे। आजकल उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी की काफी नजदीकी बढ़ रही है। आप लोग उद्धव ठाकरे की तारीफ करते हैं, उद्धव ठाकरे आपकी चाइना पॉलिसी की तारीफ करते हैं। चलिए इस विषय पर मैं बाद में आऊंगा। सुधांशु जी, रोहन गुप्ता, आप तो बीजेपी कांग्रेस के ट्विटर के बॉस हैं या सोशल मीडिया के बॉस हैं, मैं ऐसे आपसे सवाल पूछता हूं। अब मुझे बताइए, ये चाइना को लेकर जो पॉलिसी है रोहन भाई, ये पॉलिसी क्या ट्विटर पर सरकार डिस्क्लोज कर देगी? ऑल पार्टी मीटिंग हो गई, वहां पे बता दिया, फिर भी राहुल गांधी अड़े हुए हैं, जैसे वो राफेल में अड़े हुए थे कि चोरी हुई है। वो कह रहे हैं कि हमारी जमीन चली गई है, कि तो जिद हो गई, या तो मेरी बात मानो नहीं तो मैं नहीं मानूंगा। अमित जी, आपने जो पूर्व भूमिका की उस पर कुछ बोलना चाहूंगा। आजादी की लड़ाई के पहले आपने देखा होगा कि भाजपा के पूर्वज और अंग्रेज मिलकर कांग्रेस पे वार करते थे। आज अंग्रेजों का स्थान गोदी मीडिया ने ले लिया है। आज गोदी मीडिया और भाजपा मिलकर देश की आत्मा पर, कांग्रेस पार्टी पर वार करते रहे, कांग्रेस लड़ती रहेगी। बात यहाँ पे अमित भाई कांग्रेस की या किसी परिवार की बात नहीं है। ये पता नहीं आप किस मीडिया की बात कर रहे हो, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ। आप इसका बोल रहे हैं अमित भाई, आपने तो आते ही मीडिया पर सवाल खड़ा कर दिया। कोई होगा जिस मीडिया पे आप सवाल करेंगे, मेरे चैनल तो इस्तेमाल ना करें ना उसके लिए। सुनिए अमित भाई,
अमीश भाई, मैं आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा हूं, प्लीज मेरी बात को खत्म करने दीजिए। मैं ये बोल रहा हूं, जो गोदी मीडिया अंग्रेज थे, आज गोदी मीडिया ने वो स्थान भाजपा के साथ ले लिया है और हम लड़ने को तैयार हैं। देखिए अमीश भाई, भाजपा 6 साल से शासन में है, हम तो विपक्ष में है। आज ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। आप रोज डिबेट कर रहे हैं कि अब चाइना पीछे जा रहा है, हमारा सैन्य, अरे आप सैन्य का अपमान तो मत कीजिए। एक जो कार्टूनिस्ट ने बहुत अच्छा लिखा है, अब आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है रोहन, मैं आपको मैं बोलूंगा आपके वीडियो लिंक पे प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत ही स्लो डाउन हो रहा है आपका वीडियो। जैसे ही आप बोल रहे हैं कुछ दिक्कत है, कुछ टेक्निकल दिक्कत है। अब ठीक आ रहा है, अब आप बोलिए रोहन जी बोलिए। ठीक है, मेरा ये कहना है अमीश भाई, हम देश की बात करें, भूल जाइए सब परिवार को, कांग्रेस को, सबको भूल जाइए। देश को ये कहना कि ना कोई गुस्सा था। हमारी जो एलएसी है वो हम फिंगर 8 तक है, सबको मालूम है। हमारी एलएसी में हम लोग बागबान वैली हमारे पास है, सबको मालूम है। अगर चाइना वहां पे आता है, आप कैसे देश को झूठ बोल सकते हैं कि आपके वहां घुसपैठ नहीं हुई? दूसरी बात, इंटरनेशनल मीडिया हो, चाइना आज हमारे प्रधानमंत्री के बयान को कोट करके बोल रहा है। आज कूटनीतिक दृष्टि से हमको दूसरे देशों का साथ लेना हो, हम क्या साथ लेंगे? क्या हम हमारे प्रधानमंत्री के स्टेटमेंट को काउंटर करेंगे? बात यहाँ पे आप कितना भी वार कर लीजिए, कांग्रेस वार कीजिए, कोसिए, पुरानी चीज लाइए, जवाब आपको देना पड़ेगा। जी रोहन, आप अपने आपके वीडियो को हम रिकनेक्ट करते हैं। देयर इज सम प्रॉब्लम क्योंकि आपका स्लो मोशन में पूरा वीडियो हो जाता है, ऑडियो सुनाई नहीं देता। फिर हम दोबारा आपको कनेक्ट करते हैं, आप रिकनेक्ट करिए हमारे साथ। मैं सुधांशु को बोल रहा हूं जवाब देने के लिए। सुधांशु, कभी आप फास्ट फॉरवर्ड हो रहे हैं, कभी आप स्लो मोशन में हो रहे हैं, दिस इज अ प्रॉब्लम। लेकिन सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं। अब ये जो बाकी चीजों पर सवाल है, मीडिया के ऊपर, ये तो हर पॉलिटिकल पार्टी सवाल उठा देती है, लेकिन मेरा सवाल बेसिक ये है कि राजवंश की बात कर और सियाचिन की बात करके आप चाइना से ध्यान भटकाना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं? देखिए, जहां तक चाइना से ध्यान भटकाने और अटकाने की बात है, तो मैं तो 100 बातों की बात एक कहता हूं। उनका विचार अपनी जगह, ये कह रहे हैं कि हमारा फिंगर 4 और फिंगर 8 तक था। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इन्होंने एलएसी फिंगर 8 तक मानी थी जब चीन से समझौता किया था? कौन सी पोस्ट थी हमारी वहां पे? प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्ट बोला है, एक फौजी पोस्ट उनकी, एक फौजी पोस्ट उनकी, बीच में नो मैंस लैंड। जिस नो मैंस लैंड में उन्होंने आने का प्रयास किया, मैं पूछना चाहता हूं, आपकी सरकार में फिंगर 8 तक पोस्ट थी? बोलिए हाँ या ना। और 93 में आपने समझौता किया, तो आपने फिंगर 8 चाइना से बनवाया था कि नहीं? बोलिए हाँ या ना। आप लोग बोलिए हाँ या ना। नया पैन लेके आ रहे हो, गद्दारी कर रहे हो तुम लोग देश के साथ में, गोदी मीडिया के साथ मिलके। शर्म आनी चाहिए तुम लोग को। शर्म उनको आनी चाहिए जो आज भी सेंट्रल पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी से समझौता करके बैठे। आप लोग बोल रहे हो, अरे अपनी पार्टी का समझौता तो रद्द कर दो, उसके बाद भैया देश की गद्दारी का भाषण दो। नहीं था, आप जिस प्रकार से धोखेबाजी, नहीं तो समझौता सार्वजनिक कर दो। आज फिंगर 4 से फिंगर 8 में हम नहीं जा पा रहे, ये एक हकीकत है। अरे भैया, फिंगर 4 फिंगर 8 बाद में कर लेंगे, पहले वो समझौता रद्द करिए। भारत नहीं तो गद्दार वो है जिसने के साथ समझौता करके लिखित में रखा है और समझौता कैंसिल करने को तैयार नहीं। हमारी सरकार चीन से आने वाले इन्वेस्टमेंट के लिए रोक दिया। हमारी सरकार ने बीएसएनएल का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिया। हमारी सरकार ने रेलवे का कॉन्ट्रैक्ट रद्द कर दिए। तमाम रोहन, सुधांशु, देखिए मेरा आप दोनों स्काइप पर है, दोनों की ऑडियो में ही प्रॉब्लम आ जाती है। मेरा निवेदन है कि एक-एक करके आप लोग बात करें। रोहन जी एक सेकंड, सुधांशु जी एक सेकंड। रोहन, एक तो आप अपने ऑडियो को दोबारा, वीडियो को दोबारा कनेक्ट करिए। देयर इज बिग प्रॉब्लम, आपका ऑडियो काफी खराब आ रहा है। और सुधांशु जी, मेरा भी निवेदन है, जब रोहन बोले तो आप ना बोले, जब आप बोले तो रोहन जी ना बोले, मेरा निवेदन है। और मेरा यह भी निवेदन है कि किस गोदी मीडिया की बात हो रही है, मेरे चैनल पे उसको डिस्कस ना करा जाए, क्योंकि ये मीडिया पे डिस्कशन नहीं है। ठीक है, अब मैं इस डिस्कशन में अवनीश अवस्थी और आचार्य प्रमोद कृष्णम को भी लेके आता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, सियाचिन पर कांग्रेस समझौता करने वाली थी, ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा श्याम सरन साहब की किताब में लिखा है, जनरल जे सिंह ने भी कहा है कई मीडिया इंटरव्यूज में। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए अमीश जी, एक तो देश हमारा जो है वो युद्ध के कगार पे खड़ा है। चीन की सेनाएं लगातार धोखा भी दे रही हैं और हमला कर रही हैं, और हमारे देश के तमाम जो बहादुर सैनिक हैं वो उससे लोहा ले रहे हैं। और इस नाजुक दौर में आपको ये सियाचिन और 5 साल पहली घटनाएं और किसी की किताब में क्या लिखा ये ढूंढ के ले आए।
और अगर किसी किताब में ये लिखा है कि कोई सरकार, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है इस विषय को लेकर, मैं अमिश देवगन, डॉक्टर संबित पात्रा ने। ओके, लेट मी रिस्पॉन्ड। ओके, मैं ये कह रहा हूं कि अगर किसी देश, हमारे देश की सरकार, कि हमारे देश का कोई बड़ा हिस्सा किसी दूसरे देश को सौंपने जा रही थी और वो एक किताब से पता चला देश की सरकार को 6 साल से सरकार, तो फिर वो सरकार बहुत ही गलत है। उस जमाने के प्रधानमंत्रियों को बिल्कुल सूली पे चढ़ा देना चाहिए, उनको जेल में डाल देना चाहिए। कैसी बेकार की बातों पे ये बात हो रही है? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री अपने देश की भूमि को देना चाहेगा? क्या कोई देश का प्रधानमंत्री, क्या कोई देश का रक्षा मंत्री कर रहे हैं? हाँ, तो ये जे सिंह जी का मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इनकी जे सिंह जी ने तो तारीफ की थी कि सियाचिन आया ही कांग्रेस की हुकूमतों की वजह से। इसका क्या मतलब है? मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात और करना चाहता हूं। देश हमारा बड़े नाजुक दौर से गुजर रहा। सुधांशु त्रिवेदी जी अभी बहुत चिल्ला के बड़े दहाड़ रहे थे। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से, क्या पंडित नेहरू के पीछे इतने क्यों पड़े हुए हो? पंडित नेहरू इस देश के 17 साल प्राइम मिनिस्टर रहे। पंडित नेहरू जब प्राइम मिनिस्टर बने तो देश की हालात क्या थे? पंडित नेहरू जिस समय देश के प्रधानमंत्री बने, युद्ध का सामना करना पड़ा। पंडित नेहरू की खता ये थी कि भारत को आधुनिक भारत बनाने की शुरुआत की। ये तमाम डैम जो दिखाई दे रहे हैं उनमें आधे से ज्यादा पंडित नेहरू की शुरुआत है। नहीं, 1 सेकंड, 10 सेकंड, 10 सेकंड, नहीं 10 सेकंड और दीजिए, मुझे बहुत देर में। अमिश देव, सुधांशु जी मेरी बात सुनिएगा। सुधांशु जी मुझे बताइए, पंडित नेहरू का ये गुनाह था? बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती में गोली लगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी की छाती का लहू इस देश की मिट्टी में गिरा, बोलिए हाँ या ना। अगर इंदिरा गांधी उस समय निर्णय नहीं लेती तो देश टूट जाता, इस देश के टुकड़े हो जाते। इंदिरा गांधी ने निर्णय लिया, वो जानती थी कि उनकी शहादत होगी, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान के टुकड़े किए, सुधांशु त्रिवेदी जी, ठीक है, आपने अब सुधांशु जी से जवाब में ले लेता हूं 30 सेकंड के अंदर बोला अपनी जवाबी वो और है, बोलिए मैं आप दोनों के पास आऊंगा। बोलिए हाँ या ना। सुधांशु जी आपसे डायरेक्टली सवाल पूछा आचार्य प्रमोद कृष्णम ने, जवाब दीजिए। जो आचार्य जी ने बोला तो हाँ या ना भी बोल दें। पंडित नेहरू ने अपनी अध्यक्षता में बनी कमेटी से खुद को भारत रत्न दिया, बोलिए हाँ या ना। इंदिरा गांधी ने खुद की अध्यक्षता में अपनी सरकार के द्वारा अपने को भारत रत्न अर्पित करवाया, हाँ या ना। जो किया तो उसके बदले में आपने खूब खुद ही देश से सारा सम्मान ले भी लिया। अब जो इन्होंने बात कही कि पंडित नेहरू के समय में, कुछ पंडित नेहरू जी ने निश्चित रूप से अच्छे काम किए, मैं ईमानदारी से बोलता हूं। IITs की स्थापना, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज की स्थापना, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस की स्थापना। परंतु मान्यवर आपको पता है, देश जब आजाद हुआ तो 25 लाख की फौज थी, चीन के पास कुछ नहीं था। उस समय हमारे पास कई ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी ब्रिटिश टाइम की, चीन के पास कुछ नहीं था। हमारी एयरफोर्स चीन से बहुत बेहतर थी, क्योंकि हमारा ब्रिटिश लीगेसी में एयरफोर्स थी, उनके पास कुछ नहीं था। इसके बावजूद हम इस हालात में क्यों पहुंच गए? हमारी अंतरराष्ट्रीय स्थिति उनसे बहुत अच्छी थी। हमारे पास संयुक्त राष्ट्र संघ की मान्यता थी, चाइना को 1974 तक यूएनओ में मान्यता नहीं थी। परमानेंट सीट उसको ताइवान से हटाकर 1974 में दी गई है। हम चाइना से पहले परमाणु विस्फोट करने की स्थिति में थे। अगर कर दिया होता तो 62 की लड़ाई नहीं होती, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में हम मेंबर होते। और तिब्बत चीन का है, सबसे पहले हमने स्वीकार किया पंचशील समझौते के समय 1954 में, वरना चाइना का कोई क्लेम ही नहीं बनता तिब्बत के ऊपर। ये भी तो बोलिए हाँ या ना। इसलिए मैं बात कहना चाहता हूं। आचार्य कुछ कहना चाहते हैं, रोहन जी भी कुछ कहना चाहते हैं, अवनीश अवस्थी भी इंतजार कर रहे हैं, रोहन गुप्ता। ओके, आचार्य जी भी हाथ खड़ा कर रहे हैं। देखिए कि आप दोनों अपनी अपनी बात को रख रहे हैं। मैं 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है आचार्य जी, आप अपनी बात को 20 सेकंड रख लीजिए, फिर मैं रोहन जी और अवनीश अवस्थी के पास आऊंगा। बोलिए सुधांशु त्रिवेदी जी, मुझे आप बताइए कि जिस दौर से देश गुजर रहा है, उस दौर में आपको चीन पे हमला करना चाहिए या कांग्रेस के इस परिवार पे हमला करना चाहिए, या नेहरू गांधी परिवार से आपकी दुश्मनी क्या है? क्या आपके भारतीय जनता पार्टी के किसी घराने में कोई ऐसा घराना, कोई ऐसा परिवार है जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्रियों की लाशें उठाई हो, जिसने दो पूर्व प्रधानमंत्री खोए हो देश के लिए? आप इस परिवार के पीछे पड़े हो। 6 साल से आपकी सरकार है। अगर इस परिवार का देश के खिलाफ कोई काम है तो आप इस परिवार के खिलाफ FIR दर्ज करके अंदर करिए। मैं चैलेंज करता हूं, नेहरू गांधी खानदान को बदनाम करने की कोशिश मत करिए। चाइना के सामने क्या ये जो 20 जवानों की शहादत हुई है, ये भाजपा के लोग थे? नहीं। ये कांग्रेस के लोग थे? नहीं। ये इस देश के जवान थे। पूरा देश चाहता है कि चाइना से बदला लीजिएगा। पूरा देश आपके साथ है। आप तमाशा कर रहे हैं, वाहियात ठीक है। आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा, आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। 30 सेकंड सुधांशु त्रिवेदी, 30 सेकंड आचार्य जी आपने अपनी बात को रखा। सुधांशु रिप्लाई। कुर्बानी देने वाला परिवार है गांधी परिवार। मैडम गांधी ने अपने पति का पार्थिव शरीर उठाया है,
राहुल गांधी ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है, प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने पिता का पार्थिव शरीर उठाया है, राजीव गांधी ने, स्वर्गीय राजीव गांधी ने इंदिरा जी का पार्थिव शरीर उठाया है। यह परिवार वो है जिसने कुर्बानी दी, आचार्य प्रमोद कृष्णम कह रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि यह परिवार जो है, ये गांधी परिवार जो है, इसमें राजवंश झूठ बोलता है और वफादार उसकी तारीफ करते हैं, कहते हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं जवाब दे लेता हूं, बिल्कुल जैसे शांति से मैंने सुना, मैं अपेक्षा करूंगा मुझे जी सर, जी सुधांशु। इस परिवार का एक प्रधानमंत्री बताइए जो पहली बार में जनता से चुन के आया। स्वर्गीय राजीव गांधी जी इंदिरा जी की मृत्यु के बाद सहानुभूति में बने। इंदिरा गांधी जी बोलने लगे। सुधांशु 30 सेकंड, देन रोहन गुप्ता, देन अभिजीत अवस्थी है। 1966 में इंडिकेट सिंडिकेट की कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई में गूंगी गुड़िया के रूप में बनी, और जवाहरलाल नेहरू जी 1946 में सारी कांग्रेस कमेटियों के विरोध के बावजूद महात्मा गांधी की अनुकंपा नियुक्ति से बने। एक भी नेता ऐसा नहीं जो पहली बार में जनता से चुन के आया हो। केवल इस देश में 2 प्रधानमंत्री हुए जिन्हें वर्षों पहले जनता ने कहा यह प्रधानमंत्री होना चाहिए, एक स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी और एक आज के नरेंद्र मोदी जी। ये जनता से चुन के आए और ये हमेशा अनुकंपा से चुन के आए। ये दोनों में भारी अंतर है। दूसरी बात, जब नेहरू जी पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो कब बने थे मान्यवर? सितंबर 1946 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। आज प्रधानमंत्री शपथ लेता है तो कहता मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा रखूंगा, राष्ट्रपति शपथ दिलाता है। उस समय तो विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान नहीं था। शपथ दिलाई थी लॉर्ड माउंटबेटन ने, तो किसके प्रति निष्ठा की शपथ नहीं थी? जवाब चाहिए मुझे। और जो पहली रोहन गुप्ता रिप्लाई, रोहन गुप्ता। सुभाष चंद्र बोस मेरी बात को पूरी करने दीजिए, उनको बोलिए चुप करें उनको। उन्होंने ठीक है, सुधांशु जी, रोहन गुप्ता ने भी आपको सुना। नेहरू जी ने ब्रिटिश क्राउन के आप दोनों वरिष्ठ लोग हो। सुधांशु जी अंतरिम प्रधानमंत्री का पद लिया। सुन लीजिए। ओके, रोहन आपका चांस है, बोलिए। देखिए अमीश भाई, किसी भी भाजपा प्रवक्ता को देख लो, वो इतिहासकार बन चुका है, क्योंकि वर्तमान और भविष्य की उनको ना समझ है ना उनको मालूम है क्या करना है। उनकी मजबूरी है, मैं उनको कोई दोष नहीं देता। अरे बीच में मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। आप लोग वो गद्दार हो जो अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी आजादी की लड़ाई को कमजोर किया था। आज वही काम आप लोग कर रहे हो, गोदी मीडिया के साथ में कर रहे हो। पूरा देश आपको शर्म की नजर से देख रहा है। 6 साल आपको मिले, क्या किया आपने? चीन के ऊपर लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच की छाती। कहां गई आपकी 56 इंच की छाती? अरे आज तो मोदी जी का फैन क्लब हो गया है चाइना में। वहां पे वो न्यूज में चल रहे हैं कि मोदी जी ने बोलो देखो चाइना ने कुछ किया ही नहीं, मोदी जी वही बोल रहे हैं जो चाइना बोल रहा है। शर्म आनी चाहिए आपको। आज वर्तमान की बात कीजिए सुधांशु जी। पूरा देश जब मोदी जी को प्यार से उनको वोट दिया, जब देश कोरोना में है, जब देश चीन से लड़ रहा है, तब मोदी जी क्या कर रहे हैं? देश की जनता से लड़ रहे हैं और एमएलए तोड़ के सरकार बनाने में व्यस्त है। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। मैं आपको दिल से बोल रहा हूं ये चीज। कोई भी सरकार हो, आपकी जिम्मेदारी है कि जब आप सरकार में हो तब आप अपनी जिम्मेदारी निभाएं और विपक्ष के सामने आक्षेप करते हैं, पर आप जवाब तो दीजिए देश को कि आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कब जाएंगे आप? आपके ही एमपी ने अरुणाचल प्रदेश में बोला कि वहां पे चाइना आ रहा है। आपके ही काउंसिलर ने लद्दाख में बोला कि वहां पे आदमी आ रहा है। आप कर क्या रहे हैं आप लोग? बताइए तो सही देश को। चीन आगे बढ़ता जा रहा है, आप यहाँ पे डिबेट कर रहे हैं। अरे इससे आधी एनर्जी आपने चीन से लड़ने के लिए दी होती तो आज देश का ये हाल नहीं होता। नहीं, रोहन आप बड़ी बात बोल रहे हैं। रोहन आपने बड़ी बात बोली। रोहन जी एक सेकंड रुकिए, आपने बड़ी बात बोली, चीन आगे बढ़ता जा रहा है। क्या मतलब है आपका ये कहने का? चीन आगे बढ़ता जा रहा है। अरुणाचल प्रदेश में एमपी ने बोला है कि चीन ने वोट ले लिए। मैं इसलिए बोल रहा हूं। फिंगर 4 टू फिंगर 8 की बात कर रहे थे। रोहन जी आप काफी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। मैं तो आपको खराब शब्द नहीं बोलूंगा, लेकिन मैं आपसे सवाल पूछता हूं। रोहन जी इतना सवाल मोदी मीडिया नहीं बोला मैंने। एक सेकंड, मेरे चैनल पे भी ये शब्द ना बोलिए ना। जहां बोलना है वहां बोलिए सर, मेरे चैनल पे मत बोलिए ना। मेरे चैनल को क्यों इस्तेमाल आप कर रहे हैं? रोहन जी मेरा सवाल सुन लीजिए। आप कह रहे हैं फिंगर 4 टू, एक सेकंड रोहन जी, मैं प्रेजेंट इशू पे बात कर रहा हूं, पास्ट पे नहीं जा रहा मैं। नहीं, आप क्यों अपने पे ले रहे हैं? मैंने तो आपको बोला नहीं। एक सेकंड आप गलत आप सवाल सुन ले। आप अपने आप को गोदी मीडिया क्यों बोल रहे हैं? एक सेकंड रोहन जी, मैं अपने आप को क्या बोल रहा हूं, मैं अपने आप को क्या नहीं बोल रहा, वो इतना महत्वपूर्ण विषय है क्या? हम प्राइम टाइम में डिस्कस करेंगे। रोहन जी एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। आपने बोला फिंगर 4 टू फिंगर 8। मैं आपसे जानना चाहता हूं, साल 2009 में आपकी सरकार थी, मैं 2014 में नहीं जाता, 2013 में भी नहीं जाता, साल 2009 में आपकी सरकार थी। फिंगर 4 टू फिंगर 8 भारत के कब्जे में था, हाँ या ना?
या यहाँ वहां सिर्फ पेट्रोलिंग होती थी? जिम्मेदारी से बोलिएगा। नहीं, एक मिनट हाँ बताइए बताइए। बता रहा हूँ आपको, ये हाँ बताइए। बड़ी चीज, आप और जो बीजेपी जो बात कर रहे हैं, मैं दोनों को जवाब दूंगा। मेरा सवाल, आप बीजेपी का जवाब बीजेपी को दीजिएगा, मेरा जवाब दीजिए। फिंगर 4 टू फिंगर 8 किसका कब्जा था? वहां पेट्रोलिंग होती थी कि भारत के कब्जे में वो पोस्ट थी? यस और नो? कब्जा था और पेट्रोलिंग होती थी। एलएसी इंडियन पेट्रोलिंग होती थी, हमारी टेरिटरी नहीं थी। फिंगर 4 टू फिंगर 8, फिंगर 4 टू 8 पे पेट्रोलिंग होती थी। वो पेट्रोलिंग आज भी हो रही है, सेना कह रही है, सेना कह रही है वो पेट्रोलिंग आज भी हो रही है। फिंगर 4 टू फिंगर 8 आपने खुद माना पेट्रोलिंग होती थी, वो तब भी हमारी नहीं थी, वो आज भी हमारी नहीं है। फिंगर 8 के बाद चाइना के पास है। आप देश के साथ झूठ बोल रहे हैं। नहीं, बिल्कुल एक सेकंड, कैसे झूठ बोल रहा हूं मैं भाई? आप झूठ बोल रहे हैं। नहीं, फिंगर 4 टू 8, फिंगर 4 टू 8 भारत की टेरिटरी नहीं है। फिंगर 4 टू फिंगर 8 बिल्कुल इंडियन एलएसी में है वो। ओके, एक सेकंड सुधांशु, होल्ड ऑन। अभिजीत अवस्थी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अवस्थी जी एक सेकंड सुधांशु, अवस्थी जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। लेट्स आल्सो रिस्पेक्ट हिम। रोहन जी, रोहन होल्ड ऑन नाउ। रोहन हो गया, शांत रहिए अब। अभी अमीश मैं किसी के बीच में नहीं बोलता हूं, और मैं चाहूंगा भी नहीं कि मेरे बीच में कोई बोले। ये जो अभी आरती उतारी गई है ना, ये जो आरती उतारी गई है, श्रीमती इंदिरा गांधी आतंकवाद की शिकार हुई, लेकिन उसके साथ याद रखना चाहिए कि देश में 3 दिन के अंदर 12,500 निहत्थे सिखों को नरसंहार किया गया। उसको याद क्यों नहीं किया जाता? 3 दिन के अंदर 3,500 सिख सिर्फ दिल्ली में मार दी गए। पुलिस की गोली से एक आदमी घायल तक नहीं हुआ, पुलिस की गोली तक नहीं चली। अवस्थी जी दुखद था, वो कुछ हुआ दुखद था, लेकिन उसका आपको नहीं, अमीश जो मुझे बोलना है मैं बोलूंगा। आप मुझे नहीं बताएंगे, आप बाकियों को नहीं बता सकते क्या बोलेंगे, मैं बोलूंगा। आज अमीश देवगन सुनिए, आज 5 लोग स्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। आपको मालूम है कि चीन की जगह भारत को होना था? आपको मालूम है ना, ये देश के लोगों को मालूम है कि चीन की जगह वो भारत को ऑफर हुई थी? पंडित जी की क्या पर्सनल कुर्सी थी क्या वो, जो उन्होंने चीन को पकड़ा दी? भारत को मिल रही थी, और उन्होंने कहा नहीं, मुझे नहीं चाहिए, चीन को दे दो। कौन जवाब देगा इसका? कौन जवाब देगा? आज चीन हर मुद्दे पर वीटो करता है, मसूद अजहर के मुद्दे पर करता है, बाकी सब मुद्दों पर करता है, पाकिस्तान के मुद्दे पर करता है। क्यों दी उसको? भारत जानना चाहता है वो डील क्या हुई थी पंडित नेहरू और चीन के बीच में। बात बता दो ना, बाद में आ जाना, डील बता देंगे। आप इतिहास में सुनना चाहते हो तो मत सुनिए अमीश देवगन। अभी अधीर रंजन चौधरी ने, मैं नहीं बोल रहा, रोहन गुप्ता बोल रहे हैं। आप लोग चीन के खिलाफ आप दोनों एक तरफ से फायरिंग करने शुरू कर देते हैं। एंकर ना हो गया, आप लोगों की बपौती हो गया। आरएसएस अपना बोलता है कि अमीश देवगन हमें बोलने दो, वहां से रोहन गुप्ता बोलते कमाल है। अभिजीत जी, मैं बोल ही नहीं रहा बीच के अंदर, रोहन गुप्ता ने बोला बीच के अंदर। मैंने तो आपको पूरा वक्त दिया। अभिनीश जी बोलिए, आप अपनी बात को कंप्लीट करिए। बात कर रहा हूं, मुझे इन बात का जवाब चाहिए, मुझे इस बात का जवाब चाहिए। वो डील क्या हुई थी? वो कौन सी डील हुई थी? पंडित जी ने क्या किया था कि तुम, लेकिन कांग्रेस चाइना के साथ अब क्या डील है? बदले में लिया था। देश जानना चाहता है, मालूम है क्या? नहीं तो आज भारतवर्ष 5 लोगों 5 देशों के बीच में से एक होता। नहीं करेगा। रोहन गुप्ता रोहन 30 सेकंड मानी चाहिए इस नेहरू परिवार को, इस नेहरू परिवार को शर्म आनी चाहिए। भारत बेच सुनिए, जैसे लोग की वजह से, अरे पंडित जी को नहीं मिल रही थी, पंडित जी को पर्सनल मिल रही थी तो दे देते, वो देश को मिल रही थी, देश के भारत वर्ष को मिल रही थी, वो शर्म आनी चाहिए। किस लिए दे दी? लोगों के कारण जवाब चाहिए आज। ये हाल हो रहा है। क्या समझौता किया तुमने? सामने झूठ बोल रहे हैं। 2008 में समझौता क्या किया? आपको विशेषज्ञ लिखते हैं, 2008 में समझौता क्या किया बताओ? टीम लिखना चाहिए। 2008 में समझौता क्या किया? ये 2008 से लेकर 2013 तक इनको मैं लगातार चीन ने निष्कर्षण किया, भारत की जमीन पर कब्जा किया। आप चाहेंगे तो मैं डिटेल बता दूंगा। क्या किया? इनकी ही पार्टी ने बताया कि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी और भाजपा दोनों एक ही तरीके की। Let me get another perspective. The leader which said China is the दुश्मन नंबर 1. The leader who said China दुश्मन नंबर 1 है वो थे मुलायम सिंह यादव, वो थे जॉर्ज फर्नांडिस। मैं सीधा रुख करता हूं अनुराग भदौरिया का, सीनियर लीडर समाजवादी पार्टी। अनुराग भदौरिया, माय स्ट्रेट क्वेश्चन गोस टू यू नाउ, व्हाट इज हैपनिंग? कोई परिवार की बात कर रहा है, कोई मोदी सरकार की बात कर रहा है, लेकिन पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है? का नाम होता पंडित। ओके, अवस्थी जी, यू मेड योर पॉइंट। अनुराग भदौरिया,
कि राम मनोहर लोहिया क्या कहते थे पंडित जी को, आज लोहियावादी बोल चुके और आज उसको कोट करेंगे। राम मनोहर लोहिया की पार्टी तो है ये, राम मनोहर लोहिया की समाजवादी पार्टी तो है ये। अच्छा देखिए अमीश जी, इतनी देर से आपने देखा ये डिबेट में कांग्रेस बीजेपी, बीजेपी कांग्रेस, इसके मतलब इन्होंने हिंदुस्तान को कांग्रेस और बीजेपी बना दिया है। लड़ाई को कांग्रेस बीजेपी में लाकर खड़ा कर दिया, हिंदुस्तान की तो बात ही नहीं हो रही है। आपने देखा कांग्रेस की तरफ से वार हो रहा है, उधर सुधांशु जी चिल्ला चिल्ला को चक चक के बोल रहे हैं, लेकिन सुधांशु जी की एक बार हिम्मत नहीं हुई कि 20 जवान शहीद हुए उनका नाम ले लेते। भैया एक बार बोलते जो शहादत हुई है उसके लिए मैं नमन करता हूं, एक बार तो बोलते। आप कांग्रेस पे, कांग्रेस उधर से चिल्ला रही है, कांग्रेस भी एक बार बोल देती, रोहन जी भी एक बार बोल देते कि भैया जो 20 जवान शहीद हुए वो हमारे देश के थे। मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं साफ साफ, ये आप लोग जो देश को गुमराह करने की कोशिश कर रही है ना, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, ये गुमराह करना बंद कर दीजिए। 1962 से लेकर 2013 तक कांग्रेस ने भी वही गलती की है जो गलती आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है जब से 2014 के बाद से। नेता आदरणीय नेताजी ने 2001 में, अमित जी आपको याद होगा, जी में आपको इंटरव्यू देते हुए कहा था कि यहां पे सड़क बननी चाहिए थी बॉर्डर पे, और वो उन्होंने कही थी ये बात, तो वो बात कांग्रेस ने अनसुनी कर दी। और 2017 में जब पार्लियामेंट में खड़े होकर आदरणीय नेताजी ने बोला कि चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है, तो उसमें बीजेपी ने अनसुनी कर दी। उस समय के बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता उनको झूला झुलाने लगे, उनसे मीटिंग करने लगे, गलबैया करने लगे, 5 बार गए, 18 बार मिले, मीटिंग की, डील हुई। अरे जब आपको पता था ये मेरा दुश्मन नंबर 1 है, आपके पुराने नेता जो ऑलरेडी जिनको एक्सपीरियंस है, रक्षा मंत्री रहे हैं, वो कह रहे हैं, तो आप मान जाते। एक बार कांग्रेस ने नहीं माना, इधर बीजेपी ने नहीं माना, तो ये जो चाइना, लेकिन अनुराग आप काफी देर बाद आ रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे ये 10 सेकंड के लिए कि पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है, क्योंकि हमने देखा कि कई पॉलिटिकल पार्टी सरकार के साथ खड़ी हुई, लेकिन कांग्रेस को विश्वास नहीं है सरकार के ऊपर। पॉलिटिकल मैच्योरिटी क्या है? एक चीज अमित जी बता दूं, देखिए मेरे आपसी मतभेद हो सकते हैं, आइडियोलॉजी का मतभेद हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी से हो सकता है, किसी दल से भी हो सकता है, और हम आपस में अगर सुधांशु जी हमें मिल जाए तो हम एक दूसरे में गुत्था गुत्थी कर सकते हैं आइडियोलॉजी की। लेकिन जब राष्ट्र पे कोई बात आएगी, जब राष्ट्र के ऊपर कोई आक्रमण करेगा, तो हम कंधे से कंधा मिला के देश के लिए खड़े होंगे, और उनके लिए खड़े होंगे जो राष्ट्र के लिए। राष्ट्र से बड़ा कोई नहीं है, ना कोई पद है। आप ना मोदी जी की महिमा मंडल कीजिए, ना पंडित जी की कीजिए, राष्ट्र सबसे बड़ा है। राष्ट्र से बड़ा पॉलिटिकल मैच्योरिटी नहीं है, सबसे बड़ा है, इसलिए राष्ट्र ऐसा क्यों है? सपा, बसपा हो, एनसीपी हो, सेना हो, शिवसेना हो, ये तमाम लोग सरकार के साथ कंधे के से कंधा मिलाकर खड़े हैं। जगन मोहन रेड्डी हो और इस समय नवीन बाबू हो। एक सेकंड, होल्ड ऑन आचार्य जी। देखिए अमित जी, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, मुझे कुछ समय दे दीजिएगा अनइंटरप्टेड, फिर उसके बाद मुझे चैन समय मत देना। पहले सुधांशु जी की भी बात का जवाब दूंगा, भदौरिया जी की बात का भी। पहली बात यह है कि अगर कोई ये अमीश देवगन कोई ये कहता है, अगर कोई ये कहता है कि परमानेंट मेंबरशिप की डील कर रहा है, अगर कोई ये कहता है, अमीश देवगन ये क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस हियर, व्हाट इज दिस, बोलिए आचार्य अमीश देवगन, मैं ये कह रहा हूं कि जो अगर कोई नेता ये कहता, आप कह रहे हैं सुधांशु जी का जवाब देंगे, भदौरिया जी का जवाब देंगे, आप इस बात का जवाब दीजिए कि भारत को स्थायी सदस्यता मिल रही थी, पंडित जी ने क्यों छोड़ दी? पंडित जी की पर्सनैलिटी को क्या हो रहा है? एक सेकंड, मेरी गुजारिश है सब, ओके, क्या हो रहा है? जो अनुराग, एक सेकंड आचार्य जी, जो अनुराग भदौरिया ने पॉइंट करा, उस पर रिएक्शन और मेरे सवाल का जवाब। अवस्थी जी आपका सवाल सुन लिया, जवाब दे पाऊंगा। रोहन गुप्ता ने भी आपकी बात का जवाब दिया, कांग्रेस से एक व्यक्ति ने तो जवाब दिया ना, रोहन गुप्ता ने आपकी बात का। तब तो अंग्रेजों का साथ दे रहे थे आप अवस्थी जी, ये आरएसएस। एक सेकंड अनुराग शांत, ओके, लेट आचार्य जी में एक पॉइंट, आचार्य जी बोलिए। अनुराग नॉन स्टॉप नहीं। देखिए पहली बात यह है कि सुधांशु जी ने इस देश के लोकतंत्र का, इस देश की जनता का अपमान किया। उन्होंने कहा पंडित नेहरू जनता के द्वारा नहीं चुने गए, ठीक है, जबकि पहला चुनाव पहली बार जब पंडित नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने तो 1947 में बने, उसमें जरूर कह सकते हैं कि वो महात्मा गांधी की अनुकंपा से बने या परमात्मा की कृपा से बने, या वो आप जो मर्जी कह सकते हैं। लेकिन 1952 में लोकसभा का चुनाव हुआ, उसके बाद 57 में हुआ, उसके बाद 62 में हुआ, तीनों में देश की जनता ने पंडित नेहरू को चुना और 3 बार इंदिरा गांधी को चुना। तो यह कहना सुधांशु जी आपका एकदम गलत है और सरासर लोकतंत्र और इस देश की जनता का अपमान है कि ये सब लोग जनता के द्वारा नहीं चुने गए थे। दूसरी बात अब मैं कहना चाहता हूं कि अभी अनुराग भदौरिया जी ने जो बात कही और उससे पहले अवस्थी जी ने बात की। अवस्थी जी ने कहा कि इंदिरा गांधी ने इस देश के टुकड़े होने से बचाया, वो शहादत दी, लेकिन
कुछ सिखों की हत्या हुई। भाई साहब, जिन सिखों की हत्या हुई उनके लिए पूरे देश ने दर्द मनाया, अफसोस जाहिर किया। लेकिन अमित देवगन सुनो, मुझे बोलने दो। अमित देवगन में आ रहा हूं, अमित देवगन में आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, अमित देवगन में आ रहा हूं। अवनीजेश अवस्थी ने यह कहा कि सिखों की हत्या की जिम्मेदारी, भाई साहब, उनका मलाल हमें है और कांग्रेस ने उसके लिए माफी मांगी। कांग्रेस ने कत्लेआम नहीं किया था, लेकिन हिंदुओं का 10 साल तक पंजाब के अंदर उग्रवादियों ने जो हिंदुओं को 10,000 से ज्यादा हिंदुओं को कत्ल किया स्टेन गन से, उसका मलाल आपको नहीं है। अगर इंदिरा गांधी एक्शन नहीं लेती तो क्या होता पंजाब का। और तीसरी बात, अनुराग भदौरिया जी कहते हैं कि देश के साथ खड़े हैं। अनुराग भदौरिया जी, समाजवादी पार्टी देश के साथ खड़ी है और कांग्रेस गद्दारी, कांग्रेस देश के खिलाफ खड़ी है। कैसी बात कहना चाहते हैं अनुराग भदौरिया जी? भाजपा के साथ खड़ा होता है, लेकिन कांग्रेस पार्टी शहीदों की शहादत पर नाराजगी करेगी, लेकिन शहीदों के साथ खड़ी रहेगी, शहीदों के साथ खड़ी रहेगी। अनुराग भदौरिया जी, क्या आप कहना चाहते हैं समाजवादी पार्टी मोदी के साथ है, समाजवादी पार्टी शहीदों के साथ है या सरकार के साथ है? मैंने ये नहीं बोला मैं कांग्रेस के साथ। भदौरिया जी, आप बताइए, समाजवादी पार्टी शहीदों के साथ है या सरकार के साथ है? आप बताइए, आप बताइए, समाजवादी पार्टी शहीदों के साथ है या सरकार के साथ है? अगर राहुल गांधी सवाल करते हैं, मैंने आपको बोला समाजवादी पार्टी शहीदों के साथ है, शहीदों ने राष्ट्र के लिए शहीद हुए। अगर राष्ट्र पे उंगली उठाएगा तो समाजवादी खड़े नहीं रहेंगे। अगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मैं कांग्रेस, मैंने तो बोला नहीं मैं कांग्रेस के विरोध में खड़ा हूं, मैंने बोला कि मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। और राष्ट्र से बड़ा कोई पार्टी नहीं होती है, ना कोई दल होता है, ना व्यक्ति होता है, कोई नेता होता है। मैंने बोला भारतीय जनता पार्टी ने गलती की है। भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी हो सकती है, ये राजनीतिक दल हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र नहीं हो सकती। एक एक करके बोले आप दोनों। का समर्थन करते हैं, कांग्रेस देश के साथ खड़ी है। आज ओके, नाउ अनुराग भदौरिया रिप्लाई के साथ खड़े रहेंगे, लेकिन अनुराग भदौरिया रिप्लाई। अनुराग भदौरिया, आपकी पार्टी पर, आपकी पूर्व सरकार पर बहुत सारे आरोप लगाए आचार्य प्रमोद कृष्णम ने रिप्लाई, अखिलेश यादव पर आरोप लगाए, जवाब। आप चुप हो जाइए आचार्य जी, मुबारक आचार्य जी चुप हो जाइए। आचार्य जी, आपने बोला कि समाजवादी पार्टी, आचार्य जी की खींच पुरानी है लगता है, देश के साथ खड़े। अरे आचार्य सुन तो लीजिए आचार्य जी, हमने पहले ही बोल दिया जो आचार्य जी अनुराग को बोलने तो दीजिए 30 सेकंड। चिल्लाइए मत, बेकार चिल्ला रहे हैं फोकट में। क्यों चिल्ला रहे हैं आप? बात सुनते नहीं, चिल्ला पड़े हैं। कुछ सुनते भी है, कान में कुछ तेल डाल के आइए करिए। मैंने क्या बोला, क्या चिल्ला रहे हैं? जबरदस्ती चिल्लाना कोई जरूरी है क्या टीवी पे? मैं कुछ और बोल रहा हूं, आप कुछ और बोल रहे हो। मैंने बोला समाजवादी पार्टी राष्ट्र के साथ, राष्ट्र मतलब होता है देश। भदौरिया, ज्ञान किसे दे रहे हैं आप? देश किसे डांट रहे हैं आप? आपको दे रहा हूं, क्योंकि आप बेवजह चिल्ला रहे हैं मेरे ऊपर। मैं आपसे कह रहा हूं समाजवादी पार्टी राष्ट्र के साथ खड़ी है, तो आप पता नहीं क्या बोल रहे हो। मैं कांग्रेस के खिलाफ खड़ा हूं, मैंने बोला मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। आपको याद दिलाना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने हमेशा बोला चाइना मेरा नंबर 1 दुश्मन है और चाइना हमारा नंबर 1 दुश्मन है। आदरणीय नेताजी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था। अगर हमारी तरफ कोई आग उठा के देखेगा तो हम उसको करारा जवाब देंगे। मेरे शहादत जो 20 लोगों की शहादत हुई है उनके साथ खड़ा हूं। एक सेकंड, लेकिन इसका मतलब नहीं होता है कि हम दो आचार्य जी की, ये तो कमाल, आचार्य जी ये कमाल है। आपकी और अनुराग भदौरिया की भिड़ंत हुई, आप कह रहे हैं कि अमीश देवगन को डांटिए। इसमें अमीश देवगन की गलती क्या है भैया? भिड़ंत आप दोनों की, गलती अमीश देवगन की। मैं कह रहा हूं मैं राष्ट्र के साथ खड़ा हूं। मैं तो हट गया, मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो कुर्सी है संकेतक तौर पे बता रहा हूं, इस कुर्सी से मैं हट गया उस टाइम के लिए कि आप और सपा निपट लें आपस के अंदर। मैं तो इस कुर्सी से तक उठ गया और आप कह रहे हैं कि अमीश देवगन को डांटिए। आचार्य जी कमाल है, ये कमाल है। आप भी जबरदस्ती मेरे पे सवारी लेके चल पड़े हैं, ये कमाल है सर, कमाल है। आरएसएस कह रही है कि अमीश देवगन हमें नहीं बोलने दे रहे, कमाल है ये। रोहन गुप्ता पूरे देश भर के मीडिया की खींच यहाँ उतार रहे हैं। भाई मेरा शो है शाम 7 बजे का, नंबर 1 शो है, ये खींच उतारने वाला शो तो नहीं है ना। अवस्थी जी को भी खींच उतारनी होगी, आचार्य जी को भी खींच उतारनी होगी, रोहन भाई को भी खींच उतारनी होगी। अब सुधांशु जी रह गए, वो भी उतार देंगे, अनुराग भाई रह गए, वो भी उतार देंगे, सब उतार ले खींच अपनी आकर। कमाल है आचार्य जी, मैं बोल क्या रहा हूं, एक सेकंड, एक धुन में चले जा रहे हैं। अनुराग 10 मिनट हो गए, अनुराग 10 मिनट हो गया, आपने भी अपनी बात को कह लिया।
माननीय आचार्य जी ने भी अपनी बात को कह लिया, अवनीश अवस्थी ने भी अपनी बात को कह लिया। अब मैं राष्ट्र मतलब ना भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्र मतलब ना कांग्रेस है, ना एक सेकंड, राष्ट्र का मतलब आपने अनुराग सही कहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं है, लेकिन रोहन गुप्ता, द बिग क्वेश्चन नाउ टू रोहन गुप्ता, कैन वी गेट रोहन गुप्ता ऑन स्क्रीन? रोहन गुप्ता एंड आचार्य प्रमोद कृष्णम। मुझे उम्मीद है कि ये दोनों कांग्रेस के दोनों बड़े नेता हैं। रोहन तो वहां के आईटी सेल को हेड भी करते हैं, तो जिम्मेदारी से जवाब देंगे। एंड सुधांशु चतुर्वेदी एंड अवनीश अवस्थी ऑन वन साइड। रोहन गुप्ता, माय स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू टुनाइट इज, जो श्याम सरन साहब की किताब है उसमें 2006 का जिक्र है। मैं आपसे बहुत स्पष्ट शब्दों में जानना चाहता हूं, जो आर्मी के फॉर्मर चीफ जनरल जे सिंह कह रहे हैं उसका मायने क्या है? क्या कांग्रेस का तत्काल शासन सियाचिन को लेकर कोई समझौता कर रहा था? जब तक एनएसए ने और आर्मी चीफ ने नहीं समझाया वो समझौता हो जाता। ये बहुत बड़ा ब्लेम है कांग्रेस पार्टी की उस सरकार के ऊपर। प्लीज रिप्लाई। जब वर्तमान की सरकार को अपनी विफलता छुपाने के लिए बगले झांकनी पड़े तो इतिहास में जाएगा, उसमें उनकी मजबूरी है। पूरा देश देख रहा है कि वो विफल हो चुके हैं। ऑपरेशन मेघदूत की बात, जे सिंह फॉर्मर आर्मी चीफ रोहन, सुन लीजिए श्याम सरन इज फॉर्मर, सुन लीजिए ना, फॉर्मर डिप्लोमेट, दे आर ऑल, सुन लीजिए ना, मेरी बात सुन लीजिए। हर आदमी का अपना वो हो सकता है, उसमें मैं कमेंट नहीं करूंगा। जैसा आचार्य जी ने कहा, किताब लिखी हुई है सर, उसकी कॉपी लेके आया हूं। तो 6 साल को वो किताब को लेके सरकार तो ऐसे ही केस करती फिरती है। भाजपा की आदत है 6 साल से हर आदमी पे केस ठोक दे, इस पे भी ठोक देते। देखिए यहाँ पे कर लेते ना। आज 6 साल के बाद क्यों याद आई? क्योंकि चाइना के सामने जब चाइना ने लाल आंख दिखाई तब भीगी बिल्ली बन के लोग कोने में बैठ गए। इनके पास जवाब देने से नहीं बनता। और चाइना से आप देखिए, बिल्कुल भाजपा भीगी बिल्ली है। आपकी चैनल पे बोल रहा हूँ। मोदी जी को जब पूछा गया, मोदी जी ने एक बार भी चीन का नाम नहीं लिया, ना रक्षा मंत्री ने दिया। क्यों? या डर है या प्यार है दोस्ती का? 18 बार जो आप झूले घूमे हैं वो प्यार है, आपको डर लग रहा है? आपने चीन का नाम नहीं दिया। ठीक है, you made your point. Okay, that's सुधांशु चतुर्वेदी। भीगी बिल्ली है बीजेपी, और 2006 की चर्चा लाने की आवश्यकता क्या थी? क्या आज को छुपाना चाहते हैं आप? हालांकि इसमें मैंने जे सिंह को भी कोट किया और श्याम सरन की किताब को भी कोट किया, बट आई डिड नॉट गेट द रिप्लाई। पहली बात, हम वर्तमान में ही रहना चाहते हैं, पर आप इसको बैक करके देख लीजिएगा। रोहन जी 3 बार स्वतंत्रता आंदोलन तक चले गए थे, फिर हमसे कह रहे हैं हम लोग बैक। आपको जवाब दिया, हम वर्तमान में रहते हैं। और भीगी बिल्ली कौन बन रहा था, ये तो जनरल जे सिंह की किताब में दिखाई पड़ रहा है। भीगी बिल्ली कौन बन रहा था, ये तो पिछले सारे समझौतों में। चलिए कोई बात नहीं। अब तो अगर आप भीगी बिल्ली नहीं है ना, 2008 वाला पट्टा हटा दीजिए ना। आज अनुराग, महत्वपूर्ण यह है कि इस समय भारत चीन के आगे मजबूत दिखे, ना कि पॉलिटिकल पार्टी कोई मजबूत दिखे, ना वो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आपको लगता है चीन ने हमारी कुछ जमीन ली होगी? देखिए, मैं अमीश जी एक बात साफ कर देना चाहता हूं। मेरा सीधा सवाल है अनुराग, इधर उधर की बात नहीं, सीधा सवाल। नहीं, अब देखिए, मैं आपको एकदम क्लियर बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो बातें आई हैं कि पीएमओ कुछ कहता है, पीएम साहब कुछ कहते हैं, रक्षा मंत्री कुछ कहते हैं, उनकी विदेश मंत्रालय कुछ कहता है। पहले ये तय कर लें कि ये कहना क्या चाहते हैं, देश को क्या बताना चाहते हैं, कि जमीन गई है नहीं गई है। रक्षा मंत्री को भूल जाइए, प्रधानमंत्री को भूल जाइए, राजनाथ सिंह को भूल जाइए, प्रधानमंत्री मोदी को भूल जाइए। मैं आपसे बड़ा सवाल पूछा हूं, आपको लगता है चीन ने भारत की जमीन ली होगी? आपसे पूछ रहा हूं। आज आर्मी चीफ नरवणे वहां है। अनुराग, सवाल का डायरेक्ट जवाब दीजिए। मैं आपको प्लीज जानना चाहता हूं कि जो हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, नहीं सरकार क्लियर करे ना। उससे कौन इनकार कर रहा है? 20 जवान जो शहीद हुए, लोग हमारे अंदर आए थे या हमारे लोग उनके वहां पे गए थे? ये क्लियर करे ना। ये क्लैश है। ओके, आपने अपनी बात को रख लिया, ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया। एक सेकंड, रोहन बीच में नहीं, आपने अपनी बात को रख लिया। अब नीचे अवस्थी। अमीश, बड़ी साफ सी बात है, हमारे 20 जवान शहीद इसलिए हुए क्योंकि उन्होंने चीनी सैनिकों को भारत की सीमा के अंदर घुसने की इजाजत नहीं दी, इसलिए शहीद हुए। और उनके दुगने से ज्यादा सैनिकों को निहत्था होने के बावजूद इतनी परिवार की बात लानी जरूरी थी कि तमाम परिवार की लानी बात आवश्यक थी? अवस्थी जी, 10 सेकंड, एक सेकंड। अनुराग, मैंने आपको 40 सेकंड दिया। अनुराग, आपके 10 सेकंड। अवस्थी जी,
क्या परिवार की बात लानी आवश्यक थी? मेरे 10 सेकंड बच गए ना अभी भी। अवस्थी जी जी ओके, आप तक लगता है आवाज नहीं जा पा रही है। मैं आचार्य प्रमोद कृष्णम का रुख, आचार्य प्रमोद कृष्णम, बार बार मैंने ये सवाल रोहन जी से भी पूछा, आपसे भी पूछता हूं, ये 2006 का जो मामला है ये छोटा मामला नहीं है। क्या आपको लगता है कि उस मामले पर चुप्पी है? चलिए कांग्रेस ना बोले, लेकिन क्या आपको भी लगता है कि भारत की सेना ने अपनी जमीन दे दी होगी चीन को? ऐसा लगता है आपको? देखिए अमीश देवगन, अगर कोई ये कहता है कि भारत के मौजूदा प्रधानमंत्री चीन के बहुत करीब हैं, चीन के राष्ट्रपति के दोस्त हैं और वो चीन को अपनी ज़मीन दे देंगे या चीन हम पर हमला करेगा, हम पे कब्जा करेगा और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, भले ही वो भाजपा के नेता हैं, वो खुश होंगे, तो मैं इस बात का समर्थन नहीं करता। मुझे बिल्कुल न यकीन है न होगा कि कोई भी देश का प्रधानमंत्री ऐसा हो सकता है जो दुश्मन को ज़मीन दे के खुश हो। लेकिन मुझे बहुत अफसोस होता है, मुझे बड़ी पीड़ा होती है जब हमारे तमाम पुराने प्रधानमंत्रियों के ऊपर इस तरह के गंदे आरोप लगाती है भाजपा। शर्म आनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर जो भी होता है तो देश का होता है, किसी पार्टी का नहीं होता। ठीक है, रोहन गुप्ता, आपको क्या ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए आज ऑफेंसिव हुई क्योंकि लगातार राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे? वो कभी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी डर गए हैं, प्रधानमंत्री जी छुपे हुए हैं, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी को के अध्यक्ष को मोर्चा संभालना पड़ा और बोलना पड़ा कि राजवंश झूठ बोलता है और उसके वफादार झूठ को फैलाने में जुट जाते हैं। देखिए अमीश जी, मुद्दा क्या है, जब पूरा देश कोरोना से लड़ रहा था तब प्रधानमंत्री जी ने बोला 21 दिन में कोरोना चला जाएगा। देश ने भरोसा किया, देश का भरोसा प्रधानमंत्री ने तोड़ा। जब पूरा देश देख रहा था कि 20 जवान हमारे शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी ने 45 दिन बाद ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई और क्या था, ना कोई गुस्सा था ना कोई गुस्सा है। देखिए प्रधानमंत्री पद की एक गरिमा है, आपको गरिमा को अगर आप गलत बोलते हो, आज चीन का मीडिया अगर उसका फायदा बोल रहा है उसका मतलब गलत है और भाजपा को ये चीज पसंद नहीं आ रही है। सुन लीजिए, पहली बार ये हो रहा है कि आज एक्सपोज हो रहे हैं प्रधानमंत्री जो हर बार जो प्रोपेगेंडा करता है नहीं चलता है और मोदी मीडिया के साथ में मिलकर अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। एक सेकंड, अब आप ऑडियो डाउन कर रहा हूं मैं। सुधांशु जी बोलिए, 20 सेकंड। देखिए जो बात कही, किसी के भी पूर्व प्रधानमंत्री के प्रति कोई आक्षेप करना हमारा कभी लक्ष्य नहीं है, मगर आचार्य जी दुर्गादास की किताब फ्रॉम कर्जन टू नेहरू पढ़ लीजिए, नेहरू जी के निजी सचिव एम.एम. मुथाई की किताब रेमिनिसेंस ऑफ द नेहरू एरा पढ़ लीजिए, मित्रोकिन्स आर्काइव केजीबी एंड द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए, आपको स्वयं समझ में आ जाएगा। और पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर पढ़ लीजिए, सोनिया जी पे लिखी गई किताब द रेड साड़ी, इस सारी किताबों में तो आपकी समस्या और फिर वर्तमान शुक्रिया। फिलहाल टक्कर में इतना ही। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। लेकिन क्या वाकई सियाचिन को देने की मूड में आ गई थी कांग्रेस? मैंने कई बार सवाल पूछा कांग्रेस से, लेकिन जवाब नहीं मिला। उम्मीद है आने वाले वक्त में जवाब देगी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि इतिहास कई बार कई बातें खोल के रख देता है। नमस्कार। केंद्र सरकार ने जारी किया सभी सहकारी बैंकों को आरबीआई की निगरानी में लाने के लिए अध्यादेश। मुद्रा योजना के तहत शिशु लोन पर ब्याज में 2% की मिलेगी छूट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर गांधी परिवार पर निशाना साधा, कहा एक खारिज और बेदखल राजवंश के हित पूरे देश के हित नहीं हो सकते। लेह दौरे के दूसरे दिन आर्मी चीफ नरवणे ने गलवान घाटी में चीनी फौज को कड़ी टक्कर देने वाले जवानों को किया सम्मानित। अफसरों के साथ बैठक में एलएसी के ताजा हालात पर भी चर्चा। भारतीय सेना ने तेज की तैयारी, लद्दाख में एलएसी पर दुनिया का सबसे घातक T-90 भीष्म टैंक तैनात, रात में भी अचूक हमला करने में सक्षम। देश में कोरोना के कुल मामले 4.5 लाख के पार। पिछले 24 घंटों में करीब 16,000 नए मरीज मिले। एक दिन में 465 लोगों की हुई कोरोना से मौत। उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री अब्दुल सत्तार ने औरंगाबाद शहर को किया सैनिटाइज। शहर में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद खुद मंत्री उतरे सड़कों पर। दिल्ली में कोरोना से निपटने के लिए सरकार का कोविड रिस्पांस प्लान, घर घर जाकर किया जा रहा है सर्वे। देश भर में कोरोना के मरीजों के मामले में दिल्ली दूसरे नंबर पर। कोरोना मरीजों पर दिल्ली सरकार की एलजी से तकरार। दिल्ली सरकार ने की एलजी से फैसला वापस लेने की मांग, कहा नए नियम से बढ़ेगी अफरा तफरी। दिल्ली में मास्क नहीं पहनने पर लगेगा 500 रुपए का जुर्माना।
कोरोना मामलों में तेजी के बाद दिल्ली पुलिस ने बिना मास्क के घूम रहे लोगों पर लगाया जुर्माना। दिल्ली में डीजल पहली बार पेट्रोल से हुआ महंगा। लगातार रेट बढ़ने से डीजल 18 दिन में करीब 11 रुपए हुआ महंगा। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ने पर राहुल का तंज, कहा सरकार ने कोरोना के साथ तेल की कीमतों को भी अनलॉक किया। शेयर बाजार में 4 दिनों की थमी तेजी, 561 अंक लुढ़का सेंसेक्स, 10,305 पर बंद हुआ निफ्टी। दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक 93,59,000 से ज्यादा लोग हुए संक्रमित। 4,79,000 से ज्यादा लोगों की हो चुकी है संक्रमण से मौत। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर विक्ट्री डे परेड में रूस ने दिखाया दम। दूसरे विश्व युद्ध में जर्मनी पर जीत की 75वीं सालगिरह मनाई। मॉस्को में विक्ट्री डे परेड में भारत की तीनों सेनाओं के 75 जवानों ने हिस्सा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बने विशेष मेहमान। नेपाल में नागरिकता संशोधन विधेयक के खिलाफ उठी आवाज। भारत से साजिश के तहत रिश्ते खराब करने का आरोप लगाते हुए लोगों ने किया प्रदर्शन। गुजरात के सानंद में सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। कंपनी पूरी तरह जलकर खाक, धुएं से काला हुआ आसमान। कोरोना की दवा पर आयुष मंत्रालय की रोक के बाद पतंजलि ने दवा की रिसर्च के बारे में दी जानकारी। केंद्र सरकार के मुताबिक जांच के बाद ही दवा को मिलेगी हरी झंडी। गुजरात के सूरत में बैंक की कर्मचारी से मारपीट का मामला सामने आया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के दखल के बाद सिपाही को किया गया निलंबित। बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बाद दिल्ली एनसीआर में मानसून की आहट। कई इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ हुई बारिश।